अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी अन्य खबरें आपको देंगे, लेकिन जरा उससे पहले महाराष्ट्र की चर्चा कर ली जाए। आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से अब आप लोग अगर छात्र हैं, पर्यटक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं तो कैसे अपने घर जा सकते हैं, कॉलेजों का नया सत्र कब से शुरू होगा, ये सब बताएंगे। लेकिन जरा पहले महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सर्वाधिक मामले कोरोना वायरस के हैं और 9,000 के आसपास ये आंकड़ा अब जा पहुंचा है। इस बीच महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें उथल पुथल काफी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने मजबूरी ये है कि 28 मई से पहले पहले उनको विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना है। अगर वो सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल विधान परिषद के लिए उनका नामांकन तय था, लेकिन विधान परिषद के जो चुनाव हैं वो स्थगित कर दिए गए क्योंकि लॉकडाउन लग गया था पूरे देश में और कोरोना वायरस का जिस तरह से संक्रमण फैल रहा था। तो हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव भी कई राज्यों में स्थगित हो गए थे, इसी तरह से विधान परिषद चुनाव भी स्थगित हो गए थे। अब जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने जो राज्यपाल के पास कोटा होता है जिसमें वो मनोनयन करते हैं विधान पार्षद का, तो उस कोटे से उद्धव ठाकरे का मनोनयन करने के लिए राज्यपाल को कैबिनेट ने 2 बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन राज्यपाल ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राज्यपाल ने अब तक कुछ नहीं कहा है। और अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर तमाम हमले भी किए। राज्यपाल से कल कैबिनेट के कई वरिष्ठ नेता जाकर मिल के भी आए हैं, राज्यपाल से दोबारा रिक्वेस्ट की है, लेकिन राज्यपाल ने अब तक चुप्पी साध रखी है और कहा है कि सही समय आने पर उचित निर्णय लेंगे, अभी समय है, इतना परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके मदद मांगी। कुर्सी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को मोदी को फोन करना पड़ेगा और उन्होंने बताया कि अगर राज्य में अस्थिरता आई, राजनीतिक अस्थिरता आई तो वो ठीक नहीं होगा, खासतौर पे ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र कोरोना वायरस से निपट रहा है, जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने मामले को देखने की बात कही है। देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई हस्तक्षेप होता है और क्या राज्यपाल और राजभवन से क्या उद्धव ठाकरे के लिए कोई खुशखबरी आती है। फिलहाल बड़ा असमंजस है। हालांकि उद्धव ठाकरे चाहें तो जो इस्तीफा देकर दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो उनकी जो कुर्सी है उनके मन में संशय बना हुआ है कि वो अगर विधान परिषद नहीं बने तो क्या होगा। इस पर लेकर काफी वहां पे राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। इस बीच अगर हम बात करें कोरोना वायरस की तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 1,000 से अधिक हो गई। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,008 हो गई है और संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 31,332 हो गई है। मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 1897 नए मामले सामने आए हैं। इसके अनुसार कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 7,695 हो गई है। यह कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का 24.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 827 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ उनके गंतव्यों तक जाने की अनुमति दे दी गई, जिससे एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकती है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। हम आपको यहाँ कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि केंद्र सरकार ने फंसे लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं दी है, बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपको लाने और ले जाने की अनुमति दी है। इसका मतलब यह है कि आप अगर कहीं फंसे हैं तो आप खुद से घर जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आदेश के मुताबिक अगर आप अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हैं तो आपको अपने राज्य की ओर से भेजे जाने वाली बसों का इंतजार करना होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकारें बसों से अपने नागरिकों को ला सकती हैं और फिर दूसरे प्रदेश के नागरिकों को वहां बसों में भेज सकती हैं। ध्यान रहे कि आपके आवागमन के लिए ट्रेनों का संचालन नहीं होगा, यानी आप सिर्फ और सिर्फ बस, और वो भी सिर्फ प्रदेश सरकारों की तरफ से इंतजाम की गई बसों पर ही निर्भर होंगे। अगर आपके गृह प्रदेश की सरकार ने आपके यहां बसें भेजने का फैसला किया तो आपको उस लोकल नोडल अथॉरिटी को पता करना होगा जहां आप घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
जी हाँ, आदेश की कॉपी में स्पष्ट किया गया है कि सरकारें नोडल अथॉरिटी के जरिए जाने वाले का रजिस्ट्रेशन करेंगी। एक बात समझ लें कि अगर आप में कोरोना के संक्रमण से होने वाली बीमारी कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है, तभी आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। आपका स्वास्थ्य सही है, इसकी जांच तब होगी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जांच में बिल्कुल तंदुरुस्त पाए जाने के बाद आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। आपको अपने प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गई बस या फिर जहां है वहां की सरकार की तरफ से आपके प्रदेश जाने वाली बस में बिठाया जाएगा। बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, यानी वहां भी आपको दूसरे व्यक्ति से दूर बैठना होगा और यात्रा के दौरान किसी से घुलना मिलना नहीं होगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि घर पहुंचते ही आप सबसे घुलने मिलने लगेंगे तो यह गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। बस से उतरते ही आपके स्वास्थ्य की जांच होगी। अगर सब ठीक ठाक रहा तो आपसे कहा जाएगा कि कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन में रहें। आपको घर में ही रहने की अनुमति होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों से दूरी बनाकर। अगर बस से उतरने पर स्वास्थ्य जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो आपको वहीं से सीधे अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जाएगा। आपकी समय समय पर जांच होती रहेगी। उधर कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुधवार को विश्वविद्यालयों से कहा कि नए छात्रों के लिए सितंबर से पहले तथा पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगस्त से शैक्षिक सत्र शुरू किया जा सकता है। आयोग ने परीक्षाओं और शैक्षिक कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश में कहा है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जुलाई में आयोजित की जा सकती है। यूजीसी ने कहा है कि बीच के सत्र के छात्रों को पूर्व और मौजूदा सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। जिन राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य हो चुकी है वहां जुलाई के महीने में परीक्षाएं होंगी। आयोग ने कहा है एमफिल पीएचडी छात्रों को 6 महीने का और समय मिलेगा और साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि दिशा निर्देश एक परामर्श की तरह है और विश्वविद्यालय कोविड-19 महामारी से जुड़े मुद्दों पर विचार करते हुए अपनी योजनाएं तैयार कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय के छात्रों को एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आप पहले से पंजीकृत हैं तो आपका जो सत्र है वो अगस्त से, और जो नए सत्र में जिन लोगों को दाखिला लेना है उनके लिए सितंबर से सत्र शुरू हो सकता है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई के बाद 2 हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि निषिद्ध क्षेत्र व रेड जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसमें कुछ छूट देने का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री ने पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि निषिद्ध क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण एवं सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य में जारी लॉकडाउन को खत्म करने की रणनीति पर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को कुछ और समय तक जारी रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। सिंह ने कहा कि इस दौरान गुरुवार से हर रोज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कुछ सीमित छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ दुकानों को हर सुबह 4 घंटे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें केवल 50% कर्मचारी ही उपस्थित होंगे। उन्होंने बताया कि जिलों के आयुक्तों को दुकानें खोले जाने को लेकर उपाय करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद अगर महामारी नियंत्रित रहती है तो कुछ और छूट की घोषणा की जाएगी। अमरिंदर ने कहा कि लॉकडाउन को लागू कराने के लिए जारी कर्फ्यू सामान्य तौर पर 11 बजे के बाद जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वह सामाजिक मेलजोल से दूरी का पालन करने के लिए घरों को लौट आए समय पर। अमरिंदर ने कहा छूट की अवधि के दौरान जो भी लोग घरों से निकलेंगे उन्हें मास्क लगाना आवश्यक होगा और एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी के नियम का पालन करना होगा। यह छूट लोगों की सुविधा के लिए दी गई है और इसका प्रयोग मेलजोल के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा 2 हफ्ते के बाद जब स्थिति सुधरेगी तो हम और भी कदम उठाएंगे। यह सीमित छूट गुरुवार से 4 घंटे के लिए दी गई है, यानी कल से छूट ये लागू होगी। इसमें सभी पंजीकृत दुकानों को खोले जाने की अनुमति भी है। इस दौरान मॉलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच खोले जाने वाली इन दुकानों में 50% कर्मचारी ही होंगे। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में प्रदेश के लोगों के फंसे होने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें वापस लाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन घर वापसी के बाद 21 दिन तक पृथकवास में उन्हें रहना होगा। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि संकट झेल रहे क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए जितना संभव हो सकेगा सरकार पूरी गंभीरता के साथ राहत पैकेज जारी करने पर विचार कर रही है। इस बारे में प्रधानमंत्री के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो देखा आपने कि पंजाब ने भी लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ऐसे ही एक आध राज्य और भी बढ़ा चुके हैं लॉकडाउन। देखना होगा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं,
क्योंकि अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में है, लेकिन कुछ छूट भी दिए जाने के पक्ष में। देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं। लेकिन प्रवासी श्रमिकों को, छात्रों को लाने ले जाने की जो आज सरकार ने छूट दी है, खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी काफी राहत भरी बात है, क्योंकि उनको बड़े लोगों के जो आंदोलनों का सामना करना पड़ रहा था, अपने ही प्रदेश के, अपनी ही पार्टी के कुछ लोग भी शायद उनसे नाराज बताए जा रहे थे कि क्यों नहीं आप कोटा से छात्रों को बुला ले रहे हैं, क्यों नहीं आप प्रवासी श्रमिकों को बुला ले रहे हैं। तो उनके लिए शायद राह आसान हुई है। नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए थे कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, अगर केंद्र सरकार छूट देती है तभी हम भी कुछ अपनी तरफ से कदम उठाएंगे। अब मार्ग खुल गया है, माना जा सकता है कि जो कोटा में बिहार के छात्र फंसे हुए हैं उनको अब जल्दी ही बिहार बुलाया जाएगा। जो प्रवासी श्रमिक बिहार के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनको भी जल्दी बिहार बुलाया जाएगा। और बुला लेना बहुत आसान है, लेकिन उन सबको, जो प्रवासी श्रमिक आएंगे उनको रोजगार देना, जो छात्र आएंगे उनकी बाकी सब चीजों की चिंता करना भी एक बहुत बड़ा काम है। देखना होगा कि कैसे सरकार इस पर आगे बढ़ती है। और अगर हम बात करें राहुल गांधी की, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक बड़ा अलग सवाल उठाया, कह सकते हैं कि दरअसल व्हाइट हाउस ने, इस तरह की खबरें हैं कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को और भारत के प्रधानमंत्री को जो ट्विटर पे फॉलो किया था कुछ दिन पहले, तो उसको अनफॉलो कर दिया। तो राहुल गांधी ने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्यों हमारे राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया ट्विटर पे, और विदेश मंत्रालय को ये मामला अपने समकक्षों के समक्ष उठाना चाहिए। तो अब ट्विटर पे किसी को फॉलो करना, नहीं फॉलो करना, ये खैर अपने निर्णय होते हैं, जांच का विषय इसमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सबको अपनी अधिकार है कि अपनी मांगे उठाएं, अपनी बात सरकार तक रखें। राहुल गांधी ने भी रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में नई खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।